नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेज़ उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी हल्की खरीदारी के साथ 24,600 के ऊपर टिका। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और आईटीसी दे रहे हैं सहारा। वहीं एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी। मिड कैप और स्मॉल कैप में कंसोलिडेशन। 5% बढ़ा इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट बड़े सटीक शानदार नतीजों से डिलीवरी करीब 5% भागा। वायदा के टॉप गिनेस में शुमार। वही कमजोर रिजल्ट्स और ब्रोकरेज डाउनग्रेड से टाटा पावर 2% नीचे। उधर स्पॉटलाइट शेयर हीरो मोटोकॉर्प करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गिनेस में शुमार। साथ ही एशियन पेंट्स में भी मजबूती का। ऑटो शेयरों में आज फराटा रफ्तार। 1.25% चढ़ा इंडेक्स। हीरो के अलावा ऑटो शेयरों में आयशर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर में अच्छी खरीदारी। डिफेंस और मेटल शेयरों में भी रौनक। पहली तिमाही में अच्छे नतीजों से M6 का शेयर करीब 4% भागा। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 50% बढ़ा। साथ ही रिजल्ट्स के बाद LIC हाउसिंग करीब 2.5% मजबूत। ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा यूपीएल का शेयर करीब 6% चढ़कर बना एफएनओ का टॉप गेनर। एचएसबीसी ने खरीदारी के राय के साथ दिया 775 रुपये का लक्ष्य। चलिए शो की शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। बिरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल जी और राजेश सातपुते जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ भी जुड़ेंगे और ओशु कृष्ण भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल ये जुड़ेंगे और इनके बाद हम मार्केट टेक्निकल्स बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जी से। तो ये सब कुछ ट्रेड कुछ ही देर में आपके लिए। एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं और देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर इस समय मूव है। और क्लियरली अगर आप एक दो स्टॉक्स देखें वो आज क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं मार्केट का मूव। यूपीएल 7% ऊपर, आज का हीरो ऑफ द डे। डिलीवरी 5% ऊपर, यहाँ पर भी शानदार मूव्स। इसके अलावा आईजीएल में अच्छा मूव आया 3%। हीरो मोटोकॉर्प ये भी करीब 3% ऊपर। एसआरएफ, आज मैं स्टॉक्स की बात पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स अनट्रेडेबल रहा है, लेकिन स्टॉक्स में आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। डाउन साइड पर पीएनबी हाउसिंग 3.5% नीचे, एबीबी इंडिया 2% नीचे और इंडस टावर करीब 1-1.5% नीचे। फेडरल बैंक भी करीब 1% नीचे। निफ्टी करीब 35-36 पॉइंट ऊपर। निफ्टी को सहारा रिलायंस का है आज पूरी तरीके से। और बैंक निफ्टी करीब 108 पॉइंट नीचे। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं आपको, समझ में आ जाएगा आपको कि आज किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। करीब 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से। वीरो जी, रिलायंस एक अहम भूमिका में, और अगर निफ्टी कोलैप्स नहीं हुआ अभी तक, शुक्रवार के लो को वालेट नहीं किया है, तो उसके बड़ा पीछे कारण जो है वो रिलायंस अब तक रहा यकीन। चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करना शुरू करते हैं। अमित जी बताइए, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरे दो ट्रेड्स रहेंगे, एक ऑटो से और एक स्टील क्षेत्र से। ऑटो में मुझे आइशर मोटर्स अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक पुल बैक के बाद सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे इसमें जरूर अपने गेन्स गिव अप किए हैं, बट आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें एक पोजीशन बनाए लॉन्ग साइड में 55-30 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 5700 एंड 5750 के। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में अगर हम देखें तो 2-3 दिनों का जो पुल बैक आया था उसने 50 डेमा पे होल्ड किया। आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है जिसने 10 और 20 डेमा को रीगेन कर लिया है। ओवरऑल ट्रेंड हायर आए हाई लोस का यहाँ पे इंटैक्ट है, तो इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1000 एंड 1010। स्टॉप लॉस रहेगा 958 रुपीज का। ओके, चलिए ये दो ट्रेड्स अमित जी की तरफ से। ओशो जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज। सी ओवरऑल मुझे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे काउंटर्स हैं रडार पे। एक तो अभी जस्ट कवर भी हो गया, बट और भी काउंटर्स हैं। तो मुझे लगता है एशियन पेंट में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दमखम है एंड अभी भी मोमेंटम इसमें प्ले करना बचा हुआ है। सो एशियन पेंट पे पहला बाय का रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे 2400 का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 25-20 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जेएसएल का है, जिंदल स्टेनलेस का। इसमें भी अगर हम देखें लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड आज कंटिन्यूएशन
मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो जेएसएल पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 698 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 740 745 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, जेएसएल जिस प्रकार की स्ट्रेंथ आज सुबह एक्सपेक्ट की गई थी वैसा ही रेट करता हुआ 716 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। मानस, आपके दो ट्रेड्स। देखिए, पहला एक सेल रिकमेंडेशन है सीएससी पे लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे। 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो सीएससी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 167.30 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 157 के स्टॉप के टारगेट रहेंगे सीएससी के फ्यूचर में। जो दूसरा स्टॉक है वो पॉलिसी बाजार का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1781 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1690 तक के टारगेट्स पहुंच। ओके, चलिए ये होगी ट्रेड्स मानस जी की तरफ से। राजेश जी, आपकी ट्रेड्स। अनुज जी, देखिए मैंने अभी तक तो बाय दिया था, लेकिन एक सेल देना चाहता हूँ। अल्केम अल्केम का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। फार्मा में बहुत सारा वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है। अल्केम अगर आप देखें तो परसों के सेल ऑफ के बाद आज फिर से ये इनिशियल पुल बैक के बाद वीकनेस दिखा रहा है। तो अल्केम बेचे 4700 का इसका टारगेट होगा और हमें बेचना है 4850 के नीचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4900। तो अल्केम इज ए सेल। दूसरा एक बाय कॉल दिख रहा है, मुझे लगता है ये जो सीडीएसएल बीएसईएमसी यहाँ पे मोमेंटम आज अच्छा है और इसमें से एक अगर चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन सीडीएसएल। 1500 के ऊपर यहाँ पे बाय बनेगा। 1475 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका स्विंग ट्रेडिंग का आज का टारगेट होगा 1560 का, 1560 1580। तो एक अच्छा पुल बैक ट्रेड सीडीएसएल में दिख रहा है। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए टेक्निकली। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मार्केट जिस तरीके से रही है पिछले एक महीने में और जिस तरीके की एफआईआईएस की शॉर्टिंग है, और क्योंकि आप इन नंबर्स पर काफ़ी काम करते हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतनी शॉर्टिंग के बावजूद मार्केट गिरे जा रहा है और कोई साइन नहीं दिख रहा है कि रिकवरी होगी। 7-8% की लॉन्ग पोजीशंस पर हैं हम इस समय। क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर सबसे पहले? जी अनुज जी, देखिए जो एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 5 ईयर के लोज पर है। हमने देखा है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है इतने ओवरसोल्ड होने के बाद में। अब जनरली जब ऐसे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल खत्म होने आता है तो थ्रो अवे सेल ऑफ देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि एक लास्ट लेग यहाँ पर करेक्शन का देखने को मिल सकता है, जहां पर निफ्टी शायद 200 दिन का जो ईएमए है 24,180 के आसपास का है, वहां तक निफ्टी करेक्शन एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक इमीडिएट बेसिस पर एक क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी का जरूर है। पिछले 2 महीने का जो लो है 24,473 पे है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, एक बाउंस बैक की यहाँ पर उम्मीद है। आज के सेशन में हम देख भी रहे हैं कि वोलेटिलिटी है, लेकिन ओवरऑल एक बाउंस बैक का कोशिश निफ्टी जरूर कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2 महीने का जो लो है वो है और साथ में थोड़े पुट राइटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ये मानना है कि सेल ऑन राइज वाला रणनीति रहेगा मार्केट में। 24,800 के नीचे ओवरऑल जो बायस है निफ्टी का सेल ऑन राइज वाला है। अगर किसी तरीके से शॉर्ट्स को चैलेंज करना है तो 24,800 का लेवल डिसाइसिवली निकालकर निफ्टी को क्लोज करना होगा। जैसे निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोज होता है तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और आने वाले समय में हमें निफ्टी तकरीबन 25 क्रॉस करके 25,500 तक का भी लेवल दिखा सकती है। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर इन्वेस्टर्स इज टू वेट एंड वॉच। ये भी काफी क्रूशियल है ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर डेवलप करने के लिए। अगर 24,473 सस्टेन हो जाता है निफ्टी के अंदर किसी तरीके से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बाउंस बैक बनेगा। और ओवरऑल जो एक लीडरशिप की बात करें या फिर भाई कौन सा वो सेक्टर है जो मार्केट को यहाँ पर एक ब्रीदर रैली दिला सकता है, मेरा यहाँ पर इंडिकेशन है रिलायंस के ऊपर। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सेटअप है वो एक मार्केट एक तरफ है, निफ्टी ने नया लो लगाया, मिड कैप निफ्टी करेक्ट हो रहा है, लेकिन रिलायंस ने एक तरह से कंसोलिडेट किया है 1400 के आसपास और यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिवली हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर बनेगा, जहां पे 1460 1470 के लेवल्स रिलायंस पे देखने को मिल सकते हैं। ये एक हाई रिस्क ट्रेड है क्योंकि ओवरऑल अभी तक पूरा 100% कंफर्मेशन नहीं है सेटअप में, लेकिन एटलीस्ट सेलिंग यहाँ पर खत्म हो गई है, जो कि एक इंडेक्स का हैवी कंपोनेंट है। दूसरा, बैंक्स यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ये 3 स्टॉक मिलाकर आई थिंक तकरीबन 30% वेट है निफ्टी के अंदर। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एक यहाँ पर एक ब्रीदर रैली देखने को मिल सकती है। तो
कहीं ना कहीं इंडेक्स कंपोनेंट्स कोशिश जरूर कर रहे हैं मार्केट को, निफ्टी को एक तरह से फीट दिलाने की, एक तरह से उसका जो एक बेस बनाने की। ये वीक काफी क्रूशियल हो जाता है ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ से डेवलप करने की। ओके, मीनवाइल बैंक्स में HDFC बैंक कोलैप्स होता हुआ 2000 का स्तर यहाँ पे टुवर्ड्स डे लो, और HDFC बैंक आज 20 DMA के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है। अभी तक देखिए 2000 सिक्योर है, 2000 पुट राइटर्स का जोन है, दैट्स गुड, बट वीकनेस आज ये स्पॉन्सर करता हुआ जिसने अभी तक निफ्टी बैंक को संभाला है। राहुल जी, ये आपने रिलायंस का जिक्र किया जो कि पुल बैक जनरेट करने में इंडेक्स को एक बहुत निर्णायक और कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है। आप ऑटो को कैसे रीड कर रहे हैं? जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प, TVS बिहेव कर रहे हैं, मारुति भी एक थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। ऑटो में आपकी इच्छा क्या है ट्रेड करने की, लॉन्ग शॉर्ट, कुछ थोड़ा सा इसका एनालिसिस प्रेजेंट कीजिए। जी हाँ, देखिए टू व्हीलर ऑटो नेम्स काफी मजबूत ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम हीरो मोटो का चार्ट देखें या फिर टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखें तो अगेंस्ट अ फॉलिंग मार्केट यहाँ पर अच्छी खरीदारी ऑटो में देखने को मिल रही है। फोर व्हीलर ऑटो में थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि एक तरफ हम देखेंगे M&M का सेटअप अभी भी खराब नहीं हुआ है, जबकि मारुति ने आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश जरूर की है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रख के चलिए, मेरे हिसाब से क्लियरली टू व्हीलर ऑटो नेम्स काफी मजबूत है। तो हमारा जो लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा वो हीरो मोटो में रहेगा। हीरो मोटो में एक आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पहला 1 घंटा ट्रेड हुआ है और इसको देखकर हमें लग रहा है कि तकरीबन 4600 से लेके 4750 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में बाय कीजिए इसे 4300 का स्टॉप लॉस लगाकर। और साथ में जहां पर बेरिश सेटअप है, आई थिंक मारुति के साथ यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा। ओवरऑल मारुति का अगर हम इंडिविजुअल सेटअप देखें तो एक ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, फ्राइडे का लो स्टॉक ने ब्रीच कर दिया और हमें लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है मारुति का तकरीबन 12000 के आसपास का है, और 12000 अगर टूटता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखिए, शॉर्ट इन मारुति और लॉन्ग इन हीरो मोटो, ये हमारी राय रहेगी ऑटो सेक्टर को ट्रेड करने के लिए, खास करके ऐसे मार्केट में जहां पर ब्रॉडर व्यू अभी तक क्लियर हुआ नहीं है कि ओवरऑल डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रहा है निफ्टी। बिल्कुल। अच्छा, ये केमिकल बास्केट में आज देखिए UPL टॉप गेनर है, SRF में भी अच्छे मूव्स हैं। इस स्पेस में क्या थोड़ा सा एक लग रहा है आपको सेंस की बास्केट बाइंग कुछ काम कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए केमिकल सेक्टर में इनफैक्ट जो हायर लो का सेटअप है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम टाटा केमिकल्स का सेटअप देखें, UPL की आपने अभी जिक्र किया, इनफैक्ट आज अच्छे गेन्स के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि केमिकल्स में आप ओवरऑल सिलेक्टिव रह करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे खास करके हमें टाटा केमिकल का सेटअप यहाँ पर अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पिछले वीक बुधवार को एक ब्रेकआउट की कोशिश की थी, बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले थे और वापस वो ब्रेकआउट लेवल पर आ गया है। आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है। आप 930 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करके चल सकते हैं और ओवरऑल मुझे लगता है कि 1000-1020 का लेवल यहाँ पर रिविजिट होता हुआ दिख सकता है। आई थिंक ये मार्केट वैसा है, ब्रॉडली द बेस्ट थिंग टू डू इज की सिलेक्ट विद स्टॉक्स जहां पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है, और उसमें से भी आई थिंक टाटा केमिकल्स, रिलायंस या फिर HDFC AMC फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टॉक है। अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें वहां पर भी RSI काफी स्ट्रांग है। तो जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वहां पर फोकस किया जा सकता है। और खास करके बेरिश सेटअप हमें लगता है कि मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो फ्राइडे का लो वायलेट हुआ है आज ओपनिंग सेशन में, और 12700 के नीचे यहाँ पर बायस बेरिश रहता है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में ब्रेकडाउन के बाद में मिड कैप निफ्टी में ब्रेकडाउन जो है एग्रेसिव होता हुआ दिख सकता है। तो 12700 के नीचे मिड कैप निफ्टी यानी कि मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी जो है वहां पर बायस बेरिश रखिए। मुझे लगता है कि 12200 से लेके 12050 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन इवेंचुअली निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखिए, वैसा टाइप का मार्केट है, क्लियर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर वीकनेस है वहां पर पुट्स खरीदारी करने की राय रहेगी, खास करके मिड कैप निफ्टी में। ओके, अच्छा राहुल जी, आप लोगों ने इस सीरीज के लिए अपने आप को IT में कैसे प्लेस्ड किया है? ये वो इंडेक्स जो कि मतलब आज के नुकसान को अगर मैं जोड़ लूँ और इसे वीकली पे फ्रेम कर लूँ तो आप ऑलमोस्ट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी में खड़े हैं। यहीं से अमूमन ये पुल बैक देता है, रिवर्सल देता है। अब इनिशियली आप उसे एक ट्रेडिंग पुल बैक कीजिए, कैसा भी कहिए, बट आप लोग कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त लार्ज कैप IT में, मिड कैप IT में?
जी हाँ, देखिए हमने जो ओवरऑल आईटी पे जो हमारा व्यू है वो अवॉइड का ही है, बिकॉज़ सबसे वीकेस्ट लिंक है मार्केट में, और अगर कोई बाउंस बैक आता भी है तो हमारा ये मानना है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें अटके हुए हैं। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि काफ़ी शार्प सेल ऑफ ओवरऑल आईटी सेक्टर में देखने को मिला, और अभी भी इनफैक्ट कोई सॉलिड अटेम्प्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है किसी तरह से बॉटम बनाकर रिवर्स करने का। तो मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर में पेन कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर छोटा-मोटा बाउंस बैक आ भी जाता है ओवरसोल्ड होने की वजह से, तो हमें लगता है कि ये सेल इनटू होगा, यानी कि काफ़ी सारे लोग एग्ज़िट करने को देखेंगे, और ओवरऑल आई थिंक द बेटर थिंग टू डू इन अ वीक मार्केट इज़ जो सेक्टर वीक है उससे अवॉइड करें, और जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है वहाँ पर आप इस मार्केट में ट्रेड करके चल सकते हैं। तो आईटी में क्लियर व्यू है कि यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है, थोड़ा समय लग सकता है। अगर एक कंसोलिडेशन हो जाता है, समझो 2-3 हफ्ते का एक रेंज में, साइडवेज रेंज में, तो शायद कुछ उम्मीद बनेगी, बट एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो भी बाउंस बैक आता है, वो मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस रहेगा, जहाँ पर हमें लगता है कि एग्जिट्स के मौके ढूँढने देख सकता है मार्केट। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो अब मार्केट में क्या कर रहे हैं इस समय। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। इतनी गुड मॉर्निंग। वॉलेटिलिटी मार्केट में, इतना मूड खराब, कॉन्फिडेंस मिसिंग, एफआईएस की लगातार मैसिव सेलिंग, ये हो क्या रहा आपके हिसाब से? अनुज जी, इसको अगर अपने दो भागों में देखें, पहला अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हमें लग रहा है कि लास्ट 5 महीने में आरबीआई ने जो काम किया है बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो स्लोनेस अभी हम देख रहे हैं वो लास्ट कैलेंडर ईयर में जो हमने टाइट पॉलिसी रन किया था उसका इम्पैक्ट मैक्रो पर दिख रहा है। बट हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 2 से 3 तिमाही में जो अच्छी पॉलिसीज हुई हैं आरबीआई के द्वारा या टैक्स रेट कट, वो इकोनॉमी में फाइनली ग्राउंड लेवल पर दिखना, अर्ली ग्रीन शूट्स चालू हो गया है। और मे बी सितंबर और दिसंबर तिमाही से हम अर्निंग्स ग्रोथ में भी उसे होता हुआ देखेंगे। एज फार एफआईएस की अगर बिकलावी की बात करें, वो लोग जुलाई मंथ में $1 बिलियन से ज्यादा का सेलिंग कर लिए। इस कैलेंडर ईयर में $10 बिलियन की सेलिंग है। तो इसके 2-3 वजह हैं। पहला कि एफआई जब इंडिया में आता है तो वो ग्रोथ के लिए आता है, और कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा है लास्ट ईयर, और अभी इस बार की स्टार्ट भी करीबन 6-7% की रही है अर्निंग्स ग्रोथ की। तो वो थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर डिसअपॉइंटेड है। एंड सेकंड, अगर हम रीजनल मार्केट्स देखें तो वो उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो कोरिया हो या स्लीपी मार्केट लाइक इंडोनेशिया हो या चाइना हो। तो कहीं ना कहीं पैसा वहां डाइवर्ट हुआ है। एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अनुज जी कि इमर्जिंग मार्केट और इंडिया जो उसके पार्ट है, नॉर्मली इंडिया आउट परफॉर्म करता है 3 से 4% से। लेकिन लास्ट 1 साल में इमर्जिंग मार्केट ने इंडिया को 20% से आउट परफॉर्मेंस किया है। इसका मतलब इंडिया का काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एंड इसके कई वजह हैं जो आपने डिस्कस किए। हमें लगता है कि सितंबर और दिसंबर तिमाही से जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो माइक्रो में भी तब्दील होना चाहिए। खाली अनसर्टेनिटी है एक रिलेट्स टू ट्रेड। हमने देखा लास्ट वीक अमेरिका ने 25% प्लस पेनल्टी जो ट्रम्प साहब के मड में आएगा वो लगाने का कोशिश करेंगे। वो थोड़ा सा मार्केट को नर्वस किए हुए है। बट ये लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर ये भी सेटल हो जाना चाहिए नियर टर्म में। एंड कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 25% 25 ना रह के नीचे भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द कि कैसे इंडिया उनके साथ नेगोशिएट करता है। तो ये नियर टर्म वॉलेटिलिटी रहने वाली है, और हमारा मानना है मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, चाहे वो 1000-1500 पॉइंट। और स्टॉक स्पेसिफिक आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, जहां भी अर्निंग्स आ रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे के लिए ठीक है, उन स्टॉक्स को मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। ओके, अर्निंग्स की बात की आपने, बैंकों के नंबर्स कैसे लगे आपको, खासतौर से प्राइवेट बैंकों के? अ, अनुज जी, अगर बैंकों के नंबर देखें तो क्लियरली उनमें प्रेशर दिख रहा है निम्स का, और ये दूसरी तिमाही में भी ये प्रेशर एग्रीवेट होगा, बिकॉज 100 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसका पूरा इम्पैक्ट हम दूसरी तिमाही में देखेंगे। और तीसरी तिमाही से एक्चुअली डिपॉजिट रिप्राइसिंग स्टार्ट होगी, जिसके कारण वो प्रेशर कम होगा।
तो हमें लग रहा है एक तिमाही और है जहां बैंकों के नतीजे सबड्यूड रहेंगे। और 281 कंपनियों ने रिपोर्ट किया है अनुज भाई लास्ट अभी तक के अर्निंग सीजन में। उसमें से 70 कंपनियां बीएफएसआई हैं। अगर मैं उनके नतीजे देखता हूं तो इस बार पैड ग्रोथ नेगेटिव है बीएफएसआई का। और अगर लास्ट 10 तिमाही देखें तो बीएफएसआई वाज अ मेजर ड्राइवर ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ फॉर कॉर्पोरेट इंडिया। तो प्रेशर है निम्स को लेके, बट ये ट्रांजिटरी लग रहा है। और FY27 में बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी फ्रॉम अ अर्निंग्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज डिपॉजिट रिप्राइस हो जाएगा। और एसेट क्वालिटी में हम थोड़ा जो पेन देख रहे हैं एमएसएमई में, व्हीकल में, वो भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। ओके। अच्छा पंकज जी, दो सेक्टर की दो चीज़ें जो कि एक साथ समावेश जिनका होता है वो है एफएमसीजी और आप देखिए आप टू व्हीलर बास्केट। थोड़े नंबर्स ठीक थे इस बार, एक्चुअल के नंबर्स अच्छे थे। आपने आईटीसी के वॉल्यूम्स देखिए, हालांकि यहाँ पे सिगरेट बिजनेस ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। बाकी ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स के साथ शुरू हुआ था एफएमसीजी के। ये दो थीम्स एफएमसीजी और टू व्हीलर बास्केट मोर स्पेशली, ये आपको कैसा लग रहा है और इस पर नंबर्स कैसे लगे आपको? तो हमें लग रहा है कि एफएमसीजी बास्केट ट्रफ कर रहा है वीरेंद्र जी। और अगर कमेंट्री अगर आप देखो तो कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है, चाहे वो लीवर हो या बाकी एफएमसीजी कंपनियां हो। उन्होंने एक चीज कॉल आउट किया कि अर्बन में भी ग्रीन शूट्स दिखना चालू हो रहा है। और लास्ट 2-3 तिमाही से वो रूरल के बारे में बता ही रहे थे, लेकिन अर्बन में प्रेशर था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 3-4 तिमाही कंजम्पशन के लिए हो सकता है बेटर हो। हम जब रिटेल क्रेडिट ग्रोथ के नंबर भी देख रहे हैं, बैंकों के जो डेटा आता है आरबीआई का, उसमें भी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ की इंक्रीमेंटल चेंज पॉजिटिव है। सो अब हम फेस्टिव सीजन में एंटर करने वाले हैं। श्राद्ध खत्म हो रहा है इस हफ्ते और राखी का फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा सैटरडे से। और उसके बाद गणपति, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल कमेंट्री जो है डिस्क्रिशनरी और स्टेपल से काफी पॉजिटिव आ रही है और पोर्टफोलियो का रुझाव अब कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ होना चाहिए आने वाले नेक्स्ट 12 से 18 महीने के लिए। ओके, ठीक है। ये इस दो बास्केट पे आपका बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू। अच्छा, एफएमसी ये फार्मा पंकज जी, जहाँ पे नंबर्स भी अच्छे थे, रिएक्शन भी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा था, प्राइस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, बट इस टैरिफ के फियर को हम कैसे हैंडल करें? अब आपको दो चीज़ों को हैंडल करना है, अच्छे नंबर्स प्लस आपके सब्सटेंशियल रेवेन्यू यूएस से आते हैं और वहाँ पे इस टैरिफ का फियर अब कैसे हैंडल करना चाहिए हमें? क्या एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें फार्मा पे? तो अगर आप फार्मा पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है वीरेंद्र भाई। अगर आप देखो तो अगर यूएस फार्मा इंडियन जेनरिक पर अगर टैरिफ लगाता है तो ये काफी बड़ा सुसाइडल होगा उनके लिए। क्योंकि हमने 10 साल में ओवरऑल जो सेविंग आंकड़े किए हैं वो करीबन $1 ट्रिलियन है ओवरऑल यूएस कंज्यूमर के लिए। अ, और लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम देखें तो ये आंकड़ा करीबन $200 बिलियन था। तो इंडियन अगर जेनरिक पर आप अगर टैरिफ लगाते हो तो वैसे ही वहां की मार्जिन्स बहुत कम है। और कई सारे फार्मा कंपनीज जो अपने टेल एंड प्रोडक्ट जहां पैसा नहीं बन रहा है उनको वो वकेट कर देंगे। और उसके कारण जो मार्केट शेयर जिनका सबसे ज्यादा है वो प्राइस हाइक करेंगे। तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके कंज्यूमर के लिए, उनके मेडिकल सिस्टम के लिए ठीक नहीं रहेगा इस बार। इसलिए आप देखो तो उन्होंने फार्मा को एग्जेम्प्ट किया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि 232 का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हम इस पर कोई एक्शन करेंगे। और जो भी लेटर भी भेजे हैं उन्होंने इंडियन जेनरिक कंपनियों को नहीं भेजा, उन्होंने बिग फार्मा को भेजा है 10-11 लोगों को। और फ्राइडे को अगर हम देखें तो यूएस एक्शन काफी पॉजिटिव था। एमएफएन और जो भी टैरिफ रिलेटेड इश्यूज के बाद भी यूएस की जितनी लार्ज फार्मा कंपनीज उन्होंने ग्रीन में क्लोज किया। तो हो सकता है नियर टर्म में एक नीजक रिएक्शन आए, बट ओवरऑल सीडीएमओ स्पेस पर, इंडियन जेनरिक डोमेस्टिक फार्मा स्पेस पर और हेल्थ केयर स्पेस पर हमारा रुझाव पॉजिटिव है। ओके, चलिए, तो ये आपने बात की कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की। एक
जो आपने ट्रेड डील की बात की थी यूएस के साथ, जो अब क्लियरली हमारे जो थोड़े से रिश्ते ख़राब हुए हैं, क्लियरली विजिबल है वो, उसका क्या थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको लगता है कि आगे जाते हुए आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है, कि जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे लिए? यस अनुज जी, ये एक रिस्क है कि अगर कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आईटी को टैक्स करना चालू किया या टैरिफ के थ्रू, तो ये एक नेगेटिव आ सकता है। अभी तक वो इनबिल्ट नहीं है। लेकिन आईटी में एक फंडामेंटल इशू भी जो हम देख रहे हैं, और टीसीएस ने कॉल आउट भी किया, कि एआई कई जगह ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है। और इस बार भी जो आईटी कंपनियों के नतीजे आए, हमने देखा कि ग्रोथ काफी स्लो है। बारिंग फ्यू मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनियों के ग्रोथ काफी स्लो थे। और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के पहले ये ग्रोथ पिकअप होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और इतनी सारी अनसर्टेनिटी है अक्रॉस द सेक्टर्स। तो आईटी हमारे लिए एक अंडरवेट स्टैंस है अभी। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आईटी को एक टूल लेके टैरिफ को नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो वो आज के दिन प्राइस में नहीं है। उसके कारण एक नीजक रिएक्शन हमें और देखना नीचे का मिल सकता है। तो ये रिस्क को हमें बिल्ड इन करना चाहिए। और इनफैक्ट फंडामेंटली अगर आप स्पीक करो, तो आईटी कंपनियां इतनी चीप नहीं है फॉर द ग्रोथ दे आर डिलीवरिंग राइट नाउ। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और थैंक यू सब अनुज जी, टॉपिक्स थैंक यू अनुज जी। बात करने के लिए। ओके, चलिए मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी एक बार फिर से, और मिड कैप इंडेक्स में खास तौर से अब हम 300 पॉइंट ऊपर आ गए हैं, और डे हाई पर इस समय मिड कैप इंडेक्स पर हम कारोबार करते हुए, तो वो 945 पे ये ड्रॉप आया, उसमें एकदम से बाइंग आई, और वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव में आता हुआ। इस शो को समेटेंगे यहाँ पर, और इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।